हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। एक मैं आप लोगों को खैरा रोग के बारे में बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, और मैं आप लोगों को एक धान के टुंगरू डिजीज के बारे में बताने वाला हूं। ये दोनों जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण, हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देखेंगे। जैसे हो गया धान का खैरा रोग, धान का टुंगरो रोग हो गया, उसके बाद आप लोगों का बाजरे का हो गया आपका डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोग उसी को सिर्फ देखेंगे, सबको नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा लंबा है और एग्जाम आ गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के बेस से हम लोग उसको देखेंगे। तो एग्जाम के बेस से खैरा डिजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है, क्योंकि एक कॉमन डिजीज है, इसीलिए इसको बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए देखते हैं धान का खैरा रोग। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। धान का जो खैरा रोग होता है, यह रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, जहां पर जिंक की कमी हो जाती है जिसके खेत में, वहां पर धान का एक खैरा रोग जो है वो हो जाता है। तो ये देखिए धान का खैरा रोग ऐसा दिखता है। ठीक है, यही है धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग यही है। ठीक है, तो धान का खैरा रोग जो है ऐसा ही दिखता है। ठीक, इतना देख लिया आप लोग देखते होंगे गांव में कि सबके कुछ लोग हैं जिनके धान के खेत में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो धान का यही होता है खैरा रोग। अब चलिए इसका लक्षण देखते हैं। इतना जानते रहिएगा कि धान का जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी के कारण होता है। तो इस रोग के लक्षण नर्सरी में तथा मुख्य खेत में रोपाई के 10 से 15 दिन बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, जिस समय रुपाई होता है, रुपाई के 10 से 15 दिन के बाद ही इस रोग के लक्षण खेत में दिखाई देने लगते हैं। कितने दिन के बाद? 10 से 15 दिन के बाद। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम रोगी पौधे की नई पत्तियों के आधार पर सिराओं के बीच हरिमाहीनता हो जाती है और सफेद पीली लंबी धारियां दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो नई पत्ती होती है उसके आधार पर सिराओं के बीच में हरिमाहीनता हो जाती है, जो क्या होता है, सफेद पीली लंबी और लंबी धारियां के जैसा प्रतीत होने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, रोगी पौधों की निचली पत्तियों पर शुरुआत में छोटे छोटे भूरे अथवा कांस्य रंग के धब्बे बनते हैं। कैसे रंग के धब्बे बनते हैं? भूरे और कांस्य रंग के धब्बे बनते हैं। पौधे की संपूर्ण पत्ती सूखकर लाल बादामी अथवा कांस्य रंग की दिखाई देने लगती है। कांस्य मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? भूरे रंग की बोलिएगा। ठीक है, उसे सीधे भूरे रंग की दिखाई देने लगती है। तो पौधे की संपूर्ण पत्तियां सूखकर लाल बादामी अथवा कांस्य रंग की दिखाई देने लगती हैं। जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और रोगग्रस्त पौधे छोटे दिखाई देते हैं। जड़ों की वृद्धि होती है और रुक जाती है और रोगग्रस्त पौधे छोटे दिखाई देते हैं। पौधों में बालियां नहीं बन पाती। पौधों में क्या होता है? बालियां नहीं बन पाती। इस बार के धान के सीजन में बहुत ज्यादा खैरा डिजीज हुआ था हमारे क्षेत्र में। ठीक है, आप लोगों के क्षेत्र में भी हुआ रहा होगा। तो इसका मैंने सिम्टम आप लोग बताया, कुछ सिम्टम और मैं बता देता हूँ। तो जो पौधा इस रोग से प्रभावित होगा उसकी पत्ती पर हल्का पीला रंग का धब्बा दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद वो जो धब्बा है कुछ समय बाद धब्बों का आकार और रंग बदलने लगेगा और धब्बे गहरे भूरे रंग के हो जाएंगे। जो रोग से प्रभावित पौधा उसकी जड़ भी भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, और यह जो रोग होता है यह रुपाई के 10 से 15 दिन के बाद ही अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। तो यह हो गया आप लोगों का सिम्टम। तो इतना जानते रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धान का जो रोग है जिंक की कमी के कारण होता है। लक्षण में आप लोग इतना ही सिर्फ लिख दीजिएगा कि धान का जो खैरा रोग है यह रुपाई के 10 से 15 दिन बाद दिखाई देने लगता है। शुरुआती अवस्था में पत्तियां जो होती हैं हल्के पीले रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं, जो बाद में समय के साथ परिवर्तित होकर अपना आकार और रंग बदलने लगती हैं और बाद में गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं। रोग से प्रभावित पौधे के जड़ भी भूरा होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होता है? जैसा कि देखिए हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, सिम्टम, ईटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही चार चीज पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे अब ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब होता है हेतुकी। अब बात आती है कि हेतुकी क्या होता है। तो हेतुकी क्या होता है मैं आप लोग बता देता हूँ। रोग, जिस कारण से रोग हो रहा है। ठीक है, रोगों के कारण को हेतुकी कहते हैं। रोगों के कारण को क्या कहते हैं? हेतुकी कहते हैं। हेतुकी किसे कहते हैं? तो रोगों के कारण को कहते हैं। फिर अब चलिए देखते हैं, तो यह जो रोग होता है इसका पैथोजन क्या है, कारण क्या है रोग का होने का। ठीक है,
तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मतलब जिंक की कमी के कारण क्या होता है या रोग होता है, किसी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। इसका पैथोजन की बात करें, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन मतलब होता है जिसके कारण कई तरह के रोग होते हैं, ठीक है, जिसके कारण कई तरह के रोग के जन्म होते हैं उसको बोला जाता है पैथोजन, ठीक है। पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है पैथोजन क्या होता है, तो आप लोग सामान्य भाषा में लिख सकते हैं कि जिसके कारण कई तरह के रोग होते हैं उसको पैथोजन बोल सकते हैं, ठीक। तो इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन यही है, जिंक की कमी, जिंक की कमी ही इसका पैथोजन है, ठीक है। तो जिंक पौधे में ऑक्सीजन संश्लेषण एवं शर्कराओं के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। जिंक जो होता है पौधों में ऑक्सीजन संश्लेषण एवं शर्कराओं के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। जिंक की कमी के अलावा यदि मृदा में क्षारता अथवा दूसरे कारणों से मृदा में उपस्थित जिंक पौधे में उपलब्ध नहीं हो पाता है तो क्या होता है, तो यह डिजीज हो जाता है। खेतों में फसल अवशेष के सड़ने से मृदा पीएच मान बढ़ जाता है, जिस कारण से जिंक पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती, इसके कारण पौधा सूख जाता है, ठीक है। तो यही था इसका इटियोलॉजी। यदि आपसे कोई पूछ दे कि धान का जो खैरा रोग है वह किसके कारण होता है, तो धान का खैरा रोग जो है वह जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। फिर यदि पूछ दे कि क्या होता है जिंक, कैसे उसको नहीं मिल पाता, तो आप लोग बोलेंगे कि जिंक जो होता है वह पौधों में ऑक्सीजन संश्लेषण एवं शर्करा के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। जिंक की कमी के होने के अलावा यदि मृदा में क्षारता अथवा दूसरे कारणों से मृदा में उपस्थित जिंक पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस समय पौधा सूख जाता है। अब यदि पूछे कैसे सूख जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि खेतों में फसल का जो अवशेष है उसको सड़ने से, उसको जब खेत में छोड़ देते हैं तो वह सड़ता है, उसके सड़ने से मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है। जब मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है तो इस कारण से पौधों को जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इटियोलॉजी भी समझ में आ गया होगा। कहीं से किसी सहयोग में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद सिम्टम हो गया, इटियोलॉजी होगा, देखेंगे थोड़ा सा डिजीज साइकिल। तो पहला आदिकालीन संक्रमण, थोड़ा सा देखिए इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला देखिएगा हेडिंग। तो इंटियल इन्फेक्शन, इंटियल इन्फेक्शन रोग का चक्र आदिकालीन मतलब इंटियल इन्फेक्शन से शुरू होता है जो किसी पूर्व रोगित पौधे से हो सकता है। संक्रमित पौधे से रोग जीवाणु राइस पौधे के ऊपरी परत में प्रवेश करते हैं और संक्रमण करते हैं, ठीक है। इसका कहानी मतलब यही है कि रोग का जो प्रारंभिक अवस्था होता है इसमें जो रोग होता है यह पुराने पौधों के कारण होता है, ठीक है। जो पुराना पौधा संक्रमित पौधा खेत में होता है उसके कारण यह रोग होता है, ठीक है। और जिंक की कमी कारण होता है तो आप लोग पता ही, तो यही बोल रहा है कि रोग का जो प्रारंभिक अवस्था होता है वह संक्रमण से शुरू होता है जो किसी पूर्व रोगित पौधे से हो सकता है, जो पहले से रोगित पौधे से हो सकता है। संक्रमित पौधे से रोग जीवाणु राइस के पौधे की ऊपरी परत में प्रवेश करते हैं और उसे संक्रमित करते हैं। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुणन, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो संक्रमित पौधे रोग जीवाणु बड़ी संख्या में बढ़ते हैं और पौधे के अंदर और बाहर फैल जाते हैं। इससे पौधे की संरचना में कई परिवर्तन होते हैं और पौधों की स्थिति में कमजोरी आ जाती है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले तो इन्फेक्ट हो जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। संक्रमित करने के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी प्रसार करते हैं, ठीक है, गुणन करते हैं बोल सकते हैं। क्या करते हैं, तो संक्रमित पौधे में रोग जीवाणु अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं और पौधे के अंदर और बाहर फैल जाते हैं। इससे पौधों की संरचना में कई परिवर्तन होते हैं और पौधा जो होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। अगला है रोग का प्रकटीकरण। प्रकटीकरण मतलब समझ रहे आप लोग क्या होता है, रोग अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है। इसके बाद जब अपनी संख्या को यह बढ़ा लेता है तो रोग अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है, ठीक है। तो रोग का प्रकटीकरण होता है, प्रकटीकरण में रोग अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है जब संक्रमित पौधे की संख्या में वृद्धि होती है और रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्रकटीकरण। इससे पौधों के पत्तों पर सफेद या गहरे रंग के चकत्ते बनते हैं जिन्हें खैरा बोला जाता है, ठीक है। रोग का प्रकटीकरण होता है मतलब पहले देखिए अब मान लीजिए आपके 1 बीघा खेत है, ठीक है। 1 बीघा खेत में 4 जगह 5 जगह यदि यह डिजीज लगा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब यह मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके आपके खेत के कई पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कोई रोग लग गया है। तो वही जो रोग सबको दिखाई देता है उसको बोला गया खैरा, तो यही होता है खैरा, ठीक है। तो यही बोला है रोग का प्रकटीकरण। रोग का प्रकटीकरण होता है जब संक्रमित पौधों की संख्या में वृद्धि होती है और रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें पौधे के पत्ते पर सफेद या गहरे रंग के चकत्ते बनते हैं जिन्हें खैरा बोला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बूटिंग। अब बूटिंग क्या होता है समझिएगा, तो रोग जीवाणु जो होता है वो बूटिंग की स्थिति में पहुंचते हैं जब रोगित पौधे के अंदर और बाहर रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद यह क्या करते हैं, या नए पौधे में अपना काम शुरू कर देते हैं, नए पौधे को संक्रमित करते हैं और यही चक्र जो करते हैं ये बार बार दोहराते हैं, ठीक है। बीजों में संग्रहण,
तो रोग जीवाणु जो होते हैं वो बीजों में भी संग्रहित हो जाते हैं, जो बीजों को संक्रमित करके आने वाली पौधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इससे बारीक दलों में रोग का संरचना हो सकता है और यह चक्र बरकरार रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। डिजीज साइकिल में आप लोगों को फिर से बताता हूँ, डिजीज साइकिल सुनिएगा। तो क्या बोला गया था, तो डिजीज साइकिल में यही आप लोगों को पहला पॉइंट बोला गया कि जो रोग होता है, ये धान का खैरा रोग, यह क्या करता है, सबसे पहले संक्रमित करता है और यह पहले से रोगित पौधे से फैलता है। उसके बाद संक्रमित करने के बाद यह क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या का प्रसार करता है। उसके बाद क्या करता है, अपने लक्षण दिखाता है। पहले मान लीजिए एक खेत में 2-4 जगह हुआ था, उसके बाद यह गुणन करके बहुत सारे पौधे में हो गया तो अपना लक्षण दिखाई दिया। उसके बाद बूटिंग करता है। बूटिंग का मतलब यह कर दिया कि एक पौधा जब संक्रमित हो जाता है तो उसमें से निकलकर वो दूसरे पौधे को संक्रमित करता है, और यही प्रोसेस जो होता है, यही चक्र जो होता है बार बार दोहराता है। ठीक है, साइकिल इसीलिए बोला जाता है कि एक ही क्रिया जो होती है वो बार बार होती है। एक ही क्रिया एक पौधे में यह कार्य करेगा पूरा, उसके बाद फिर दूसरे पौधे में यही पूरा कार्य करेगा। तो इसीलिए जब एक ही कार्य को बार बार किया जाता है तो उसको साइकिल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यही चक्र बार बार दोहराता है, इसीलिए इसे साइकिल बोला जाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी आप लोग नोट कीजिएगा कि यह जो रोग होता है यह बीजों को भी प्रभावित करता है, बीजों के अंदर जाके छुप जाता है बोल सकते हैं। और जब नया पौधा हम लोग को तैयार होता है तो वहां से उस पौधे को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इसका डिजीज साइकिल था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिजीज साइकिल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मेरा बार बार बोलने का मतलब यह है, बार बार मैं एक ही चीज को इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए और क्लास पे ही समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे डिजीज मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना था सिम्टम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल और मैनेजमेंट। तो हम लोग अब मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उर्वरक के साथ रोपाई से पहले डालना चाहिए। ठीक है, जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम के हिसाब से, या आप बोल सकते हैं दर से, उर्वरक के साथ रोपाई से पहले डालना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए 5 किग्रा जिंक सल्फेट तथा 2.5 किग्रा बूझा चूना को 1000 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बूझा चूना को 1000 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। चलिए आगे, इसका थोड़ा सा डिजीज मैनेजमेंट एक मैंने और लिया है, तो दोनों को मैंने 2 डिजीज मैनेजमेंट लिया है, दोनों को देखेंगे। तो उसमें बहुत छोटा सा था आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, इसमें थोड़ा सा और बड़ा है कि आप लोग थोड़ा सा और विस्तार से जान लें। ठीक है, तो इस रोग की समस्या से बचने के लिए रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। जैसा कि मैंने उसमें बताया कि इस रोग की समस्या से बचने के लिए रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना को 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने उसमें बताया, उसमें 1000 लीटर बताया, तो 1000 लीटर तक भी आप लोग इसको ले सकते हैं पानी को। ठीक है, तो खैरा रोग के नियंत्रण के लिए प्रारंभिक लक्षण की अवस्था में, जिस समय प्रारंभिक लक्षण, उस समय 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना को 600 से 700 लीटर पानी में डालकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। यदि फिर भी नियंत्रण न हो तो पहले छिड़काव के 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी उसी दर से करना चाहिए। ठीक है, यदि पहली बार आपने जिंक सल्फेट चूना का छिड़काव किया, आराम नहीं है, मतलब आराम मैं बोल रहा हूँ, फायदा नहीं है, तो दूसरी बार भी आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद पौधों की जड़ों को 2% जिंक सल्फेट के घोल में 1 से 2 मिनट तक भिगोने के बाद रोपाई करना फायदेमंद होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यह है कि पौधे की जो जड़ें होते हैं, रोपाई के समय उसको 2% जिंक सल्फेट में घोल के 1 से 2 मिनट तक भिगोए रखें, उसके बाद उसकी रोपाई करें, तो उससे भी इस रोग का प्रकोप जो था वह कम होता है। तो यहाँ पर आकर आपका एक डिजीज जो था धान का खैरा डिजीज वह पूरा खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आप लोगों को बताया इसका सिम्टम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, मैनेजमेंट। एक बार मैं जल्दी जल्दी सब बता देता हूँ, इसका आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया इसका सिम्टम मैंने बताया कि यह जो रोग होता है यह रोपाई के 10 से 15 दिन बाद पौधे पर दिखाई देता है। ठीक है, रोग से प्रभावित होने पर पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। कुछ समय बाद धब्बे जो होते हैं अपना आकार और रंग बदलने लगते हैं और गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग से प्रभावित पौधे की जड़ भी भूरे रंग की हो जाती है। इतना सिर्फ याद रखना आप लोगों को सिम्टम में। ठीक, फिर मैंने बताया इटियोलॉजी मतलब यही होता है कि यह रोग किसके कारण हो रहा है। तो मैंने पैथोजन का नाम बताया जिंक, तो यह रोग होता है जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है।
उसके बाद मैंने बताया इटियोलॉजी के बाद मैंने बताया इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल के बाद मैंने बताया कि आप लोग कैसे ये रोग जो होता है पहले संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है अपना प्रसार करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है। उसके बाद प्रसार करने के बाद क्या करता है अपना सिम्टम लक्षण दिखाई देता है, उसका लक्षण दिखाता है। लक्षण दिखाने के बाद क्या करता है बूटिंग करता है। बूटिंग मतलब एक पौधे को प्रभावित करके फिर दूसरे पौधे में कूद कर जाने लगता है। उसके बाद ये बीजों को भी प्रभावित करता है, जिससे अगले सीजन में भी क्या करता है अपना जो असर वो दिखाता है। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो मैंने बताया इसके नियंत्रण के लिए रोपाई से पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। और यदि प्रारंभिक अवस्था है तो वहां पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना लेकर 600 से 700 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और मैंने बताया कि रुपाई के समय 2% जिंक सल्फेट में 1 से 2 मिनट तक उसकी जड़ को भिगोकर रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, राइस का टुंगरो डिजीज। राइस टुंगरो डिजीज, राइस टुंगरो वायरस डिजीज, धान का टुंगरो विषाणु रोग। ठीक है, देखिए ये जो रोग होता है यह वायरस के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने उसको बताया कि जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी के कारण होता है, और उसी का ठीक दूसरा धान का टुंगरो वायरस जो है यह जो रोग होता है यह विषाणु के कारण होता है। कौन कौन से विषाणु होते हैं, तो टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस और राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। अभी दोनों को मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह रोग 1963 में फिलीपींस में देखा गया था। राइस टुंगरो वायरस रोग जो है सबसे पहले 1963 में फिलीपींस में देखा गया था। यही इसका लक्षण है, क्योंकि यह पीला दिखाई देता है इसलिए इसे लीफ येलोइंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1967 में लीफ येलोइंग डिजीज के नाम से यह रोग जो है वह प्रसिद्ध हुआ। 1968 में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में यह रोग देखा गया था। 1968 में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में राइस टुंगरो वायरस देखा गया था। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ दे कि राइस टुंगरो वायरस सबसे पहले कहाँ देखा गया था, भारत में इसको कब देखा गया, तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले यह रोग 1963 में फिलीपींस में देखा गया था, जिसे भारत में 1967 में लीफ येलोइंग डिजीज के नाम से जाना गया। 1968 में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में इस रोग को देखा गया था। यही होता है इस रोग का लक्षण। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। राइस का टुंगरो रोग, राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस, राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस आरटीबीवी और राइस टुंगरो गोलाकार वायरस। गोलाकार वायरस मतलब स्फेरिकल वायरस। ठीक है, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस आरटीएसवी नामक वायरस के कारण होता है। धान में यह रोग लीफ हॉपर की तरह फैलता है। लीफ हॉपर आप लोग जानते होंगे, टिड्डा, उसी कारण फैलता है, जहां हरे पत्ते के फुदके अधिकांश बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। टुंगरो रोग फसल को विकास के सभी चरणों में प्रभावित करता है, लेकिन सबसे अधिक वनस्पति विकास के चरण में प्रभावित करता है। ठीक है, वनस्पति विकास के चरण में सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन, टुंगरो डिजीज। और जो मैंने आपको बताया खैरा डिजीज वह कब प्रदर्शित करता है, तो वह रुपाई के समय ही प्रदर्शित कर देता है। यदि खैरा डिजीज हो जाएगा तो आपके धान की फसल में जो है वो बीज ही नहीं लगेगा, मतलब फल ही नहीं लगेगा, तो यहाँ से टुंगरो होगा कहाँ से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो टुंगरो वायरस होता है यह सभी चरणों में प्रभावित करता है, लेकिन सबसे अधिक वनस्पति विकास के चरणों में प्रभावित करता है। तो मैंने तो इसका इटियोलॉजी यहीं पर बता दिया, लेकिन आगे और भी बताएंगे इटियोलॉजी फिर से। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे इसका सिम्टम। तो पौधों की पुरानी पत्तियां पीत नारंगी रंग की रहती हैं, मतलब पीली नारंगी रंग की रहती हैं। ठीक है, पौधों की जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली नारंगी रंग की हो जाती हैं। पत्तियों का रंग किनारे एवं अग्र सिरों से बदलना प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ता है। पत्तियों का रंग किनारे एवं अग्र सिरों से बदलना प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ता है। रोगग्रस्त पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की नई पत्तियां अंतरासिरी हरिमाहीन दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, अंतरासिरी हरिमाहीन दिखाई देती हैं। थोड़ा सा और इसका लक्षण दिखाऊं, क्योंकि मैंने इसका भी 2 लक्षण लिया है, इसका 2 मैंने डिजीज मैनेजमेंट लिया है, 2 इटियोलॉजी लिया है। ठीक है, मुझे लगा कि वहां से आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मैंने एक और ले लिया। ठीक, तो इस रोग से प्रभावित पौधे की वृद्धि जो होती है वह रुक जाती है तथा कल्ले भी कम निकलते हैं। याद रखिएगा, टुंगरो वायरस जब कहीं किसी पौधे में लग जाता है, किसी धान के पौधे में लग जाता है, तो उसमें जो होता है पौधे की वृद्धि रुक जाती है और कल्ले भी कम निकलते हैं। पुरानी पत्तियां सिरों पर नारंगी पीली होने लगती हैं और निचली पत्ती के भाग तक फैल जाती हैं। पुरानी पत्तियां जो होती हैं पीली नारंगी रंग की होने लगती हैं और निचली पत्तियों के भाग तक फैल जाती हैं, जैसा कि मैंने उसमें बताया था। तो 2 पॉइंट अभी तक मैंने बताया, फिर से देख लीजिए दोनों पॉइंट। इस रोग से प्रभावित पौधे की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और करले कम निकलते हैं। पुरानी पत्तियां सिरों पर नारंगी पीली रंग की होने लगती हैं और निचली पत्ती के भाग तक फैल जाती हैं।
फूल आने में देरी होती है और छोटे और कमजोर पुष्पगुच्छ भी बनते हैं जो गहरे भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, फूल आने में देरी होती है, क्या होती है, फूल आने में देरी होती है और छोटे और कमजोर पुष्पगुच्छ भी बनते हैं जो गहरे भूरे रंग के होते हैं। तो यह था इसका सिम्टम, क्या था, सिम्टम। चलिए आगे देखते हैं अब सिम्टम के बाद ईटियोलॉजी। तो यह है इसका ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, मैंने आप लोग पैथोजन बताया था कि पैथोजन वह होता है जिसके कारण कई तरह के बीमारी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसके कारण कई तरह की बीमारी की जन्म होता है उसको बोलते हैं पैथोजन। तो यह वायरस के कारण होता है। ठीक है, राइस टुंगरो डिजीज जो है यह एक वायरस के कारण होता है, एक नहीं दो वायरस के कारण होता है। जिसमें पहला वायरस है राइस टुंगरो बैसिली फार्म वायरस, दूसरा है राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। ठीक है, राइस टुंगरो बैसिली फार्म वायरस, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। ध्यान से सुनिएगा, पूछता है कि जो राइस टुंगरो वायरस है वह किसके कारण होता है, उसका इटियोलॉजी बताइए। तो आप लोगों को बताना है कि यह दो वायरस के कारण होता है, राइस टुंगरो बैसिली फार्म वायरस RTBV, राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस RTSV। देखिए जो RTBV वायरस होता है, ठीक है, RTBV वायरस जो होता है, यह जो होता है, यह जो रोग होता है डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस जो होता है यह, सॉरी, राइस टुंगरो बैसिली फार्म वायरस RTBV है। तो राइस टुंगरो बैसिली फार्म वायरस जो होता है यह डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। इसका आकार 100 से 400 नैनोमीटर होता है। इसकी जो लंबाई होती है 100 से 400 नैनोमीटर होती है और इसका व्यास जो होता है 30 से 35 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है कितना होता है, 100 से 400 नैनोमीटर, और इसकी जो लंबाई, सॉरी, चौड़ाई होती है, डायमीटर बोल सकते हैं, व्यास बोल सकते हैं, वो कितना होता है 30 से 35 नैनोमीटर। जैसे मान लीजिए है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी रहेगी, 100 से 400 नैनोमीटर की, और यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वह कितनी हो जाएगी, इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर, तो हो जाएगा 30 से 35। तो जो राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस होता है यह डबल स्टैंडर्ड DNA के कारण होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। इसकी लंबाई 100 से 400 नैनोमीटर होती है। यह रॉड के आकार का होता है, ये जो होता है रॉड के आकार का होता है। ठीक है, बैसिलिफार्म वायरस रॉड के आकार का ही होता है, आप लोग को मैंने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो बैसिलिफार्म जो वायरस होता है रॉड के आकार का होता है, तो यह भी रॉड के आकार का होता है। इसका व्यास 30 से 35 नैनोमीटर का होता है। तो यह हो गया आपका राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस के बारे में। हाँ, एक पॉइंट और इसका मैं बता दूं, यदि राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस जो है, यदि यह वायरस रोग को पौधे को प्रभावित करेगा तो पौधा जो होता है उसमें बौनापन आ जाता है और पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं। यदि यह वाला वायरस जो है राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस यह पौधे को प्रभावित करता है तो पौधे में बौनापन आ जाता है और पत्तियां पीली रंग की हो जाती हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, RTSV के बारे में, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। तो यह जो होता है यह सिंगल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। ठीक है, सॉरी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है। यह गोलाकार होता है, इसका आकार जो होता है गोला की तरह होता है, इस प्रकार गोलाकार होता है। तो देखिए स्फेरिकल वायरस जो होता है यह भी कई प्रकार का होता है, और जब आपका बैसिलिफार्म वायरस यह भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो यह जो RTSV होता है, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, यह गोलाकार होता है, यह सिंगल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। इसका व्यास 30 से 33 नैनोमीटर होता है। इसकी थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट होता है 60 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस यदि इसका टेम्परेचर कर देंगे ना, तो यह जो राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस है यह क्या हो जाएगा, यह इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो यह था इसके बारे में थोड़ा सा। यदि यह वायरस लोग पौधे को प्रभावित करता है तो पौधा जो तो हल्का बौना होता है। RTSV जब प्रभावित करेगा तो पौधा हल्का बौना होगा, RTBV जब प्रभावित करेगा तो पौधा ज्यादा बौना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका इटियोलॉजी भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यह जो होता है ग्रीन लीफ हॉपर के कारण फैलता है। तो इस रोग का प्रसारण राइस ग्रीन लीफ हॉपर कि निम्फ और अडल्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निम्फ और अडल्ट के द्वारा होता है। डिजीज साइकिल में देख रहे हैं, तो इस रोग का जो प्रसारण होता है वह राइस ग्रीन लीफ हॉपर के निम्फ और अडल्ट के कारण होता है। राइस ग्रीन लीफ हॉपर का बोटेनिकल नेम होता है नेफोटेक्टिक्स वरिसिंस। ठीक है, तो ये इसका बोटेनिकल नेम हो गया। अदर वेक्टर भी हैं जैसे एन नाइग्रोपिक्टस, एन
मलाइनस, एन पार्वस, एन एपिकैलिस, ठीक है। तो यह भी अदर वेक्टर भी है, मतलब इन सभी के कारण भी यह रोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं के कारण फैलता है। किसके कारण? राइस ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है। तो आप लोग से यदि पूछा कोई रोग चक्र इसका, तो आप लोग सीधे बताएंगे कि राइस टुंग्रो वायरस जो होता है इसका प्रसारण राइस ग्रीन लीफ हॉपर के निम्फ और अडल्ट के कारण होता है। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में धान की फसल पर उत्तरजीवी रहते हैं जो प्राथमिक निवेश द्रव्य के स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में धान की फसल के उत्तरजीवी रहते हैं। उत्तरजीवित मतलब पहले से उनके जो पौधे व खेत में रहते हैं, उससे क्या होता है, उससे प्राथमिक निवेश द्रव्य के स्रोत बन जाता है। उससे पौधे प्राथमिक निवेश द्रव्य का स्रोत बना लेते हैं, इनाकुलेशन बना लेते हैं। उत्तर भारत में घास परपोषी पौधा जैसे रेसिया, एलेक्सांड्रा, ये सब घास परपोषी पौधे हैं। इन पर क्या होता है, इन पर जो राइस टुंग्रो वायरस के लक्षण होते हैं, पैथोजन जो होते हैं, इन पर उत्तर जीवित रहते हैं, इन्हीं के ऊपर जीवित रहते हैं। उसके बाद जब धान की रोपाई होती है तो वह क्या करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका इसका डिजी साइकिल था। मैंने उसमें आपको डिजी साइकिल में बताया था कि वो क्या करता है, पहले प्रभावित करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो वही सब इसमें भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बताया, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, पहले जो पौधा होता है धान का, वह क्या करता है, उसके अंदर वायरस जो होता है वो क्या करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करके पौधे को संक्रमित करता है। उसके बाद क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। वायरस जो होता है अपनी संख्या को बढ़ाता है। संख्या को बढ़ाने के बाद क्या करता है, दूसरे पौधे को प्रभावित करता है। उसके बाद उसका लक्षण दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने के बाद वो दूसरे एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे में जाते हैं। उसके बाद यदि इनको कैसे नियंत्रित करना वही मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। उसको यदि नियंत्रित कर लिया गया तो ठीक है, फिर भी नियंत्रण नहीं होता है, अगले साल फिर भी अपना लक्षण दिखाने लगते हैं। और यही प्रोसेस होता है, हर बार चलता रहता है, हरदम चलता रहता है, इसी इसको चक्कर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। डिजीज मैनेजमेंट, रोग प्रबंध। तो रोग का प्रबंध कैसे करेंगे, तो पहला है प्रिवेंटिव मेजर। तो फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जिस समय फसल की कटाई हो रही है उस समय फसल के जो भी अवशेष खेत में है उसको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पैथोजन हो सकते हैं, उससे रोग फैल सकता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। अगला है, खेत में रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए, ठीक है। खेत में जो भी रोगी पौधा है उसको उखाड़ लेना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे वायरस दूसरे पौधे को प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसमें जो भी वायरस रहेगा वो मर जाएगा। जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, इसके लिए जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। रोग प्रतिरोधक किस्मों को उगाना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक किस्मों को उगाना चाहिए, जिसमें कटारी मोड, अम्बे मोवर 159 और GJ1। तो ये सब क्या है, ये सब धान की प्रतिरोधक किस्म है। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, यदि मान लीजिए रोग लग गया है उस समय इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, ठीक है। तो रोगवाहक कीट के नियंत्रण के लिए डाइजिनॉन 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डाइफेनिजॉन 50%, WP 0.1% का छिड़काव अपने खेत में करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैनेजमेंट कुछ समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। जिन क्षेत्रों में यह रोग अधिक फैलता है वहां तिलहन या फलीदार फसलों का फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। जिन क्षेत्रों में धान का टुंगरो डिजीज फैल रहा है उन क्षेत्रों में कौन सा फसल उगाना चाहिए, तो तिलहन या फलीदार फसलों वाला फसल चक्र अपनाना चाहिए। कटाई के बाद डंठलों को नष्ट करने के लिए गहरी जुताई करें, ठीक है। कटाई के बाद डंठलों को नष्ट करने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए। लीफ हॉपर को आकर्षित और नियंत्रित करने के लिए लाइट ट्रैप लगाए जा सकते हैं। क्या लगाए जा सकते हैं, लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप आप लोग जानते होंगे, लाइट से क्या करते हैं, उसकी तरह आकर्षित होते हैं और वहां पर आप लोग पानी वानी रख देंगे तो उसमें मर जाएगा। तो लीफ हॉपर्स को आकर्षित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लाइट ट्रैप लगाए जा सकते हैं। सॉरी, यह पानी में नहीं गिर के मरेगा। धान की रोपाई के 15 और 30 दिन बाद थियोमेथोक्साम 25 WDG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इमाइडाइक्लोप्रिड 17.8 SL 100 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। यदि धान की फसलें लग गए हैं डिजीज तो की बात कर रहे हैं कि धान की रोपाई के 15 से 30 दिन के बाद थियोमेथोक्साम 25 WDG 100 ग्राम हेक्टेयर या इमाइडाक्लोप्रिड 17.8 SL 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। अगला पॉइंट है इसी में थोड़ा सा, मेड़ों के खरपतवार पर भी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जाकर पैथोजन रुक सकते हैं, ठीक है। रोग के कारण पत्तियों के पीलेपन को कम करने के लिए 2% यूरिया के घोल को मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के घोल में मिलाकर छिड़काव किया जाता है, ठीक है। रोग के कारण पत्तियां जब पीली रहती है उस समय पत्तियों को हरा करने के लिए 2% यूरिया के घोल में मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पत्तियां जो हैं आपकी पीली से हरी हो जाएंगी।
तो यह था आप लोगों का राइस खैरा डिजीज, राइस का टोंगरो डिजीज, जो कि मैंने आप लोग बता दिया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।